हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं इंटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश क्या है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, इसके बाद कूलाम का नियम क्या है। क्योंकि कूलाम का नियम सबसे ज़्यादा जरूरी है। कूलाम का नियम पूछा जाता है अगर 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाएगा कूलाम का नियम। इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, फिर पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ हम सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत आवेश। क्योंकि विद्युत आवेश के कारण ही तो सारी चीज उत्पन्न होती है। विद्युत आवेश है तब भी कूलाम का नियम आया, विद्युत आवेश है तभी विद्युत का क्या हुआ, क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हुआ। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके कारण हुआ, आवेश। मैं नाम से ही पता चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में। मतलब इनमें जितने भी क्रियाकलापें होंगे वो सब किनके कारण होते हैं, विद्युत आवेश के कारण होते हैं। तो विद्युत आवेश क्या है तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो जैसे देखा जाए, सबसे पहले देखा गया कि जैसे जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तब उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण देखा गया। आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण देखा गया, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। जैसे कोई पदार्थ है जिनका द्रव्यमान है, जैसे ये है तो इसका क्या है, द्रव्यमान। ये जैसे शरीर है तो इसका भी क्या है, द्रव्यमान हुआ। तो जिन पदार्थों में द्रव्यमान है तो जब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है तो उनमें देखा गया, उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे इसका साक्षात उदाहरण तुमको मिलेगा, जैसे गर्मियों ठंडियों के दिनों में जब इनर पहनते हो, तो जब ठंडियों के दिनों में जब इनर पहनते हो तो जब हम ठंडियों के दिनों में जब इनर पहनते हैं तो इनर, जैसे इनर होती है टाइट, तो बार बार ऊपर नीचे जाती है, तो उनमें क्या हो रहा है, आकर्षण, उनमें क्या हो रहा है, घर्षण, उनमें घर्षण हो रहा है। तो जब घर्षण होता है तो तब देखो इनर निकाल दो, जब अंदर इनर मतलब टाइट वाली टी शर्ट जो बन जाती है, तो जब निकालो तो देखो ऐसे करोगे तो रोया क्या होगा, पीछे जाएंगे, ऐसे करोगे तो रोया नीचे आएंगे। नहीं तो देखो जब कंघा होता है, कंघे से जब हम बाल झाड़ते हैं तो उनमें क्या हो रहा है, रगड़ाहट, उनमें क्या हो रहा है, रगड़ हो रही है कि नहीं। तो जब हम रगड़ते हैं तो कंघा को देखो तो कंघे में ऐसे करो तो कण चिपकने लगते हैं, तो वही क्या है, विद्युत आवेश। जैसे जो ये नहीं, जैसे पेन हुआ, तो जब हम पेन से लगातार लिखते जाते हैं तब इसके बाद पेन की नोक से देखो छोटा सा कागज का कण चिपकाओ, तुरंत चिपक जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि जब किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है, मतलब उन्हीं पदार्थों को रगड़ा जाएगा जिनमें द्रव्यमान होंगे, तो जब रगड़ा जाता है तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो ये गुण आता क्यों है, जैसे जब हम दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो उसमें एक पदार्थ कटता है, जैसे कि हम कांच को रगड़े रेशम से, जब हम कांच को रगड़ते हैं रेशम से तो वहां पर कट जाता है कांच। तो जब कांच कट रहे हैं तो कांच में क्या रहा है, उसके वजन में क्या है, कमी। तो देखो कोई भी पदार्थ हुआ तो पदार्थ तो किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उनके ऊपरी सतह पर होते हैं। इसके बारे में बता चुके हैं क्लास में, परमाणु सिद्धांत, परमाणु की संरचना, इसके बारे में बता चुके हैं। तो जब हम परमाणु जब ऐसे काटते हैं तब उनमें इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो उससे प्लस जाता। मतलब सबसे पहले विद्युत आवेश की ही परिभाषा पढ़े, विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश यह एक प्रकार का गुण है। ये कब उत्पन्न होता है, जैसे रगड़ते हैं या तो किसी प्रकार से उनमें क्या धारा प्रवाहित कराई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे परिभाषा इसकी पढ़ो, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वागुण है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे वस्तु को
अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। आकर्षित का मतलब खींचना, प्रतिकर्षित का मतलब दूर भगाना। जैसे ये दो पदार्थ हैं तो इनमें या तो आकर्षण होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो यही क्या है, विद्युत आवेश होता है। तो उसे कहते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। नहीं तो ये ना कह पाओ तो ये कह दो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये तो सबसे सटीक परिभाषा यही है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। यह हमेशा द्रव्यमानों के कारण ही आता है। तो जैसे विद्युत आवेश के प्रकार हो गए, आवेश होते हैं ना, तो आवेश के हुए प्रकार। तो आवेश होते हैं दो प्रकार, आवेश के प्रकार। तो आवेश हो दो प्रकार के, एक हुआ हमारा धनात्मक आवेश और एक हो गया ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, दूसरा हो गया ऋणात्मक आवेश। आवेश टोटल दो प्रकार के, एक धनात्मक आवेश और एक हुआ ऋणात्मक आवेश। तो ये धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, कैसे आता है धनात्मक आवेश, कैसे आता है ऋणात्मक आवेश। तो जैसे हम दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो जो पदार्थ कट रहा है, जो पदार्थ कट रहा है उस पर आएगा धनात्मक और जो नहीं कटा उस पर आएगा ऋणात्मक। इसको इस प्रकार समझो, जैसे केमिस्ट्री में पढ़े हो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। Na का परमाणु क्रमांक 11 है। Na भी एक प्रकार का क्या है, तत्व है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो होता है 2,8,1 होता है। तो यदि अगर इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो 2,8,8,18,18,32 होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखो 2 भर दिए, दूसरे में कितना भर दिए 8, तीसरे में कितना भर दिए 1। हमको पता है जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन हमेशा या तो 0 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो 2,8,1 हुआ। तो अब इस जो अंतिम कोश होता है तो अंतिम कोश में हमेशा इलेक्ट्रॉन या तो 0 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। इसको अपना स्टेप पूर्ण करना है तो जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है वही क्या होता है, आवेश, वही क्या हो जाता है, आवेश होता है। जैसे कि अभी यह है तो या तो ये 0 हो जाए तो 1 दे देगा और या तो 8 हो जाएगा तो 7 ले लेगा। तो अब ये जो लेन देन कम वही करते हैं तो ये 7 देगा नहीं, 7 लेगा नहीं, किसी को दे देगा। तो इसका स्टक क्या हो जाएगा पूरा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो इससे पता चल, अगर ये किसी चीज़ को भैया तुम अगर 100 रुपये किसी को दे रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, प्लस। और जितना प्लस मतलब देते हो या लेते हो सब टेंशन कहाँ रहती है, सर पर रहती है। तो उसी प्रकार देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है, मतलब इसके ऊपर कितना प्लस आ जाता है, 1 प्लस, कितना आ जाता है 1 प्लस। इसीलिए देखो Na हमेशा किसमें होता है, प्लस में। अगर ये प्लस माइनस समझ ले तो केमिस्ट्री बहुत ही सरल हो जाएगी, क्योंकि हमेशा प्लस और माइनस से ही यौगिक का निर्माण होता है। तो इसे ये Na प्लस हो गया, क्यों हुआ, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। त्यागने का मतलब अगर 100 रुपये तुम किसी को दे रहे हो मतलब प्लस कर रहे हो, और जो भी प्लस करता है सब टेंशन कहाँ रहती है, खोपड़ी पे रहता है। तो जैसे हम करें Cl, एक परमाणु हो गया Cl। तो जब हम Cl का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, यहाँ देख लो Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो पहले कक्षा में कितना भर दिए, 2, इसमें एक बार तो कितने भर दिए, 8, 8 2 10, और तीसरे कक्षा में क्या हो गया, 7। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ में रहा तो इससे बाद वाले हम वीडियो बनाने जा रहे हैं तो उसमें आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लेना है ना।
तो अगर यहाँ पर हमको पता है या तो 0 हो जाए या तो 8 हो जाए, ये हमें करना है, या तो 0 हो जाए या तो 8 हो जाए। इसके करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है वही उसके आवेश के रूप में हो जाएगा। तो जैसे अब यहाँ पर ये या तो 7 दे या तो 1 ले, तो अब ये बताओ, हम बताएं जो लेन देन कम होता है तो अब यही सोचेगा कि भैया 7 इलेक्ट्रॉन दो ना, 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। और लेने को हम क्या कहते हैं? ऋण लेना। लेने को ऋणहित लेना कहते हैं। और जितना ऋण लेते हो सब टेंशन कहाँ रहती है? सर पर रहती है कि नहीं। जैसे CL हुआ, ये क्या हो गया? CL। तो CL कितना टेंशन ले रहा है? 1, इसीलिए CL पर देखो कितना माइनस है? 1 माइनस है, होता कितना? -1। CL पे इसलिए होता है -1। तो इससे पता चल रहा है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक भैया हो सकता है धनात्मक, तो एक क्या हो सकता है? ऋणात्मक। मतलब ऋणात्मक कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं। धनात्मक कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को जब दे दिया जाता है तब उस पर प्लस आ जाता है। जब ग्रहण कर लोगे तो क्या जाएगा? माइनस। ग्रहण करना मतलब ऋण लेना हुआ। और ऋण लेना जो भी सब लेते हो तो टेंशन कहाँ रहती है? सर पे देखो 1 ले रहा तो ACL पर क्या हो गया? -1 हो गया। जैसे इसी प्रकार जैसे हमारा ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो 8 होता है तो 2, देखो इससे हमें पता चला 2,6 या तो 0 हो जाए या तो कितना हो जाए? 8 हो जाए। तो हम 0 और 8 करने, मतलब ये तो सब समझाने के लिए कह रहे हैं। बात समझ में आ गई है कि नहीं? जैसे समझने की, जबकि इलेक्ट्रॉनिक बिना इसी प्रकार होता है। तो अब जैसे ये CL पर माइनस ले, तो अब ये 7 से कितना हो जाएगा? 8। 7 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब जैसे 2,6 है तो ये सोचेगा या तो 0 हो जाए या तो 8 हो जाए। तो ये सोचेगा भैया 2 ले ही लो, 2 ले ही लो, 8 हो जाएंगे। 8 हो जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। इलेक्ट्रॉन अधिक मतलब हम ऋण ले रहे हैं ना, तो जितना ऋण लेते हैं सब टेंशन कहाँ रहते हैं? इसीलिए O पर कितना हो गया? -2। तो इन सब बातों से पता चल रहा है कि प्लस और क्या है। किसी पदार्थ का जैसे तत्व था, इसका धनावेशित होने का क्या अर्थ हो गया? इसमें इलेक्ट्रॉनों में क्या हो गई? कमी। और जबकि ऋणात्मक आवेश होने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों में क्या हो गई? अधिकता। मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो अधिकता हो गई है। तो धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? धनात्मक आवेश का अर्थ ये समझ देना कि इलेक्ट्रॉनों में हो जाती है कमी। इलेक्ट्रॉनों में कमी। यदि इलेक्ट्रॉनों में कमी हो रही तो उस पर आ जाएगा धनात्मक आवेश। और ऋणात्मक आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों में अधिकता। और ये प्लस माइनस जो है इसको बहुत अच्छा समझना। तो धनात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों में कमी, ऋणात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों में अधिकता। ये हो सकता है, ये होते हैं आवेश के प्रकार हो गए। अब हम पूछ रहे हैं आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति बता रहे हैं, यही तो हुआ आवेश की प्रकृति। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो जो आवेश का मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। हमेशा ध्यान रखना, आवेश का मात्रक कूलम। आवेश के मात्रक कूलम को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी आवेश को हम प्रदर्शित हमेशा किससे करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा कि Q से। आवेश का मात्रक हो गया कूलम। तो इलेक्ट्रॉनों में कमी, तो जैसे हम 2 पदार्थों को रगड़ रहे हैं, बता रहे हैं 2 पदार्थों को रगड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपरी सतह पे होता है। जैसे इनको हम रगड़ रहे हैं, तो अब इनमें जब से एक कट गया, मतलब ये इनमें तो दोनों कट, जैसे कटेगा तो दोनों कटेगा, चूंकि एक ही है। जैसे हम रबड़ को रगड़ते हैं कांच पर, तो कट जाएगा कौन? रबड़। और जब रबड़ कटेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों में क्या हो जाएंगे? कमी हो जाएगी। मतलब उसके द्रव्यमान में कमी, तो मतलब इलेक्ट्रॉनों में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब रबड़ और कांच को आपस में रगड़ते हैं तब कट जाता है रबड़। तो रबड़ कट जाने का मतलब उसके इलेक्ट्रॉनों में, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ऊपरी सतह पर। तो रबड़ कट जाने का मतलब उसके द्रव्यमान में कमी, और द्रव्यमान में कमी मतलब इलेक्ट्रॉनों में कमी। तो ये बताओ, अगर कट रहा तो मतलब इलेक्ट्रॉनों में कमी आ रहा, मतलब उस पर क्या जाएगा? धनात्मक। मतलब जब हम कांच को रबड़ से रगड़ते हैं तब कांच पर आ जाएगा धनात्मक। और अगर रबड़ को जब हम कांच से रगड़ते हैं या कांच को रबड़ से रगड़ते हैं तो रबड़ के अणु कट रहे हैं। तो जब रबड़ के अणु कट रहे हैं, इससे पता चला रबड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी। और इलेक्ट्रॉनों कमी का मतलब क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो रबड़ पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। जबकि वो रबड़ के टुकड़े कहाँ जाएंगे? कांच पर। तो कांच पर क्या जाएगा? ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। जैसे हम कांच को रगड़ते हैं रेशम से, तो जब कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो वहाँ कटेगा रेशम, कांच कट जाएगा कांच।
तो कांच कटेगा, तो कांच कट जाने का मतलब कांच में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी। तो कांच पे क्या आ जाएगा, धनात्मक, और कांच के कण कट पर किस पर आएंगे, रेशम पर, तो रेशम पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि जो पदार्थ कटता है उस पर धनात्मक, और जिस पर वो कटकर आते हैं अणु उस पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता। अधिकता का मतलब हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। तो ये होते हैं आवेश के प्रकार। आवेश कैसे आता है, धनात्मक आवेश का क्या अर्थ है, तो हम कह सकते हैं किसी पदार्थ का धनात्मक होने का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाना, और जबकि ऋणात्मक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों में अधिकता हो जाना। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोक कर उतार लो, इसको हटा दे। अब जैसे हुए आवेश, तो आवेश कुछ इलेक्ट्रॉनों, जैसे हम कोई भी परमाणु हुआ, तो परमाणु में हम बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन सब पर होता है, सभी कणों पर क्या होता है आवेश। जैसे इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होगा, आवेश होगा। तो इनको रखो, आराम से लिखो। तो जैसे एक आवेश हुआ धनात्मक और एक हुआ ऋणात्मक। तो जब ये देखा गया कि एक प्लस वाला लेकर आ रहे हैं और एक माइनस वाला, तब इनमें जब देखा गया एक प्लस और एक माइनस, तो इनमें आकर्षण देखा गया, इनमें आकर्षण देखा गया। लेकिन जब एक प्लस लेकर आए, दूसरा भी क्या लाए, प्लस, तो इन दोनों में क्या देखा गया, प्रतिकर्षण देखा गया। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर भगा दिए, एक दूसरे को दूर भगा दिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि सजातीय जो आवेश होते हैं, सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण करने का गुण होता है, जबकि विजातीय में, विजातीय का मतलब विभिन्न जाति में क्या होता है, आकर्षण करने का गुण होता है। मतलब ये लिख सकते हो, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय का मतलब विभिन्न जाति के, आवेश की कितनी जाति होती है, दो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो एक प्लस हो गया और एक कैसा हो गया, अगर हम एक प्लस कर दे दूसरा हो गया माइनस। ये पदार्थ है प्लस वाला और दूसरा क्या है, माइनस वाला। तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। मतलब जैसे ये मार्कर है, तो इनमें एक मार्कर जैसे ये प्लस वाला है और ये कैसा है, माइनस वाला। तो जब उनको पास पास में लगो तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तब भी जाते हैं विभिन्न जाति, अगर प्लस माने ला तो इनमें क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। चाहे माइनस प्लस हो जाए उनमें भी क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा। तो केमिस्ट्री भी इसी पर चलती है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे Na है, तो Na किसमें होता है, प्लस में, और Cl कैसा होता है, माइनस। तभी तो क्या बनता है, NaCl बन जाता है। क्योंकि हमेशा प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। मतलब विजातीय आवेश में आकर्षण करने का गुण होता है, आकर्षित। इसके बाद होता है सजातीय आवेश। सजातीय मतलब समान जाति, समान जाति, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जैसे सजाते मतलब समान जाति, समान जाति। जैसे एक आवेश प्लस और दूसरा भी क्या हुआ, प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या दूर भगा देंगे। प्रतिकर्षित का मतलब है दूर भगाना। जैसे एक माइनस और दूसरा भी क्या है, माइनस, तो एक दूसरे क्या भगा देंगे, दूर भगा देंगे। ठीक, हमेशा प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। तो ये हुआ विजातीय। तो जब ये नियम देखे किसने, सजातीय, जैसे दो आवेश में, तब एक आकर्षित कर रहा तो मतलब क्या कर रहा है, कोई बल ही तो लग रहा है। जैसे ये दोनों मार्कर हुए हैं, तो इनमें अगर ये प्लस और ये माइनस है, तो ये पास में आ रहे हैं, इनका मतलब क्या आ रहा है, कोई बल ही है, तो इन दोनों को खींच रहा है, इन दोनों को खींच रहा है। लेकिन अगर दोनों, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। तो इसको देखा कूलाम ने, सोचे कि अगर ये पास में आ रहे हैं और दूर आ रहे हैं, तो इनके बीच कोई बल ही तो कार्य कर रहा था। तो कूलाम ने अपना एक नियम दिया, जिसे कहते हैं कूलाम का नियम कहते हैं।
कूलाम का नियम, इन सबको देखते हुए कूलाम ने अपना नियम दिया। तो यहाँ पर ये थोड़ा उतार लो पहले, फिर कूलाम का नियम बता दे जाए। जैसे जो एक कण होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका काम न्यूमेरिकल में बहुत अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक कण होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर भी क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। एक होता है मूल कण, न्यूट्रॉन पर आवेश, तो न्यूट्रॉन, तो पूछा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जबकि ये कैसा होता है, माइनस में होता है। प्रोटॉन पर इतना ही होता है लेकिन प्लस होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और एक होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, वो आवेशहीन होता है। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों पर आवेश। इनको देखते हुए कूलाम ने नियम दिया, कूलाम का नियम। तो इसको आराम से उतार लो, तो इसके इंसान ले लो। तो जो कूलाम का नियम है, तो कूलाम के नियम बहुत जरूरी है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कूलाम का नियम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनमें 2 डेरिवेशन होंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। कंफर्म है, अगर अच्छी स्थिति, इनमें एक अच्छी स्थिति होगी और एक निरक्षी स्थिति होगी। इन दोनों को अगर कवर कर लिया जाए तो इस चैप्टर में उनसे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा। यहाँ तो या तो कूलाम का नियम पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा अच्छी और निरक्षी स्थिति। मतलब ये जो चैप्टर होता है, लगभग में यहाँ अंक मिलते हैं 5 से 8, 5 से 8। यदि अच्छी और निरक्षी स्थिति है तो 5-5 नंबर में पूछी जाएगी। कूलाम का नियम आए वो 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो इनमें अच्छी और निरक्षी स्थिति अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो हमारे 5 से 8 नंबर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। और कंफर्म है 2, एक अच्छी होती है और एक निरक्षी होती है, उनके बारे में पूछा जरूर जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या था? एक वैज्ञानिक थे कूलाम, तो कूलाम ने अपना नियम दिया, जिसे कह दिया हम कूलाम का नियम। तो कूलाम ने ये देखा कि जब 2 आवेश हैं, अगर प्लस प्लस हैं तो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, प्लस मारने से तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। इसका मतलब इनमें कोई बल ही कार्य कर रहा है। जैसे न्यूटन ने दिया था एक नियम, न्यूटन ने दिया था कि ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मांड में 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल, लगने वाले बल के बारे में बताया था न्यूटन। तो आवेश आए तो कूलाम आए, तो कूलाम ने बताया आवेश के बीच लगने वाला बल। तो कूलाम का नियम उसे कहते हैं। तो कूलाम ने बताया नियम, किन्हीं कूलाम के नियमानुसार, कह दो चाहे से लिख दो, किन्हीं 2 आवेशों के बीच, किन्हीं स्थिर 2 आवेशों के बीच आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, देखो यहाँ बल 2 लगेंगे, या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा। किन्हीं इससे 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के गुणन फल के अनुक्रमानुपाती किन्हीं 2 स्थिर 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी
के वर्ग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या चीज़? बल जो होता है। तो जैसे मान लिए कि माना दो आवेश ये हुआ, तो मान लें माना दो आवेश, एक क्या है आवेश को लिखते हैं Q से, एक Q1 है हुआ, दो आवेश Q1 हुआ, Q2 है तथा उनके बीच की दूरी R है। तो लगने वाला बल जो है, जैसे एक आवेश कहाँ है यहाँ पर, इसको नाम दे दे Q1, तो एक आवेश कहाँ है यहाँ पर, तो इनके बीच से कुछ दूरी होगी, उस दूरी को हम क्या मान लिए? R मान लिए। तो एक आवेश यहाँ Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। तो कूलाम ने बताया कि इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को किससे लिखते हैं? F से। जो बल है अनुक्रमानुपातिक मतलब ये चिन्ह होता है। तो बताया है दोनों आवेशों का गुणनफल, पहला आवेश कितना है? Q1, दूसरा आवेश कितना है? Q2, तो इसका गुणनफल ही तो है ना। तो इसके क्या हुआ? अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी क्या माने हैं? R माने हैं। तो दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही था कूलाम का नियम। कूलाम ने यही नियम बताया था कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी हम मान लें कितना? R। जरूरी नहीं तुम R ही मानो, A मान लो, B मान लो, C मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम अगर आया 3 नंबर में तो लिखना है यहीं तक की, और अगर ज़्यादा बड़े में आ रहा है तो इसको थोड़ा आगे विस्तार करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इनका क्या कर देंगे? विस्तार कर देंगे। तो जैसे F आया हमारा, जितने भी डेरिवेशन होंगे लगभग में कूलाम के नियम से ही होंगे। कूलाम का नियम ये हुआ कि F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणे Q2 और बटे R² था, इतना नियम। तो जब यहाँ अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कोई स्थिरांक आता है, वो स्थिरांक कितना आ जाता है? K आ जाता है। वो स्थिरांक क्या आ गया? यहाँ पर कर दिए Q1 Q2 और बटे R², चाहे फार्मूला इतने पर रख दो। अब ये जो K था, K सुविधाजनक नहीं लगा, तो जब K का मान रख दिया गया 1/4πε0, K का मान रख दिया गया 1/4πε0, मात्रा लिख दिया गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। अगर यहाँ मात्रक नहीं समझ में आया है तो इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं मात्रक क्या होता है, वहाँ आराम से मात्रक के बारे में अच्छे से पढ़ लो, तभी ये मात्रक समझेगा न्यूटन। क्योंकि फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो मात्रक का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। तो जब K का मान इतना रख दिया गया, अब यहाँ पर K बराबर 1/4πε0 रख दिया गया, पीछे न्यूटन मीटर पर अगर ये इतना लिख दो, K की जगह इतना लिख दिया गया। अब मात्रा लिखा जाता है 1/4πε0, 1/4πε0 जो होता है इसका मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर हो जाता है, इतना मात्रक हो गया। यहाँ पर ε0 क्या है? तो ε0 को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको पढ़ते हैं ε0 पढ़ो, जहाँ ε0 पढ़ो। ε0
को हो चाहे एप्सिलॉन 0 को हो, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो F बराबर K 1/4 Q1 गुणे Q2, Q1 गुणे Q2 बटे क्या होता है R स्क्वायर था। बाद में इसकी जगह K की जगह कितना लिख दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही हो गया, F था F लिख दिए, K की जगह लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 और बटे कितना हो जाता है R स्क्वायर, चाहे इतने लिख दो। देखो यहाँ तक कि पहले सही था, पहले देखो 3 नंबर यहाँ तक लिख दो और थोड़ा सा विस्तार कर दो। अनुक्रम बत्ती हटता है तो कोई स्थिरांक गया, तो स्थिरांक कितना गया के सुविधाजनक नहीं था तो के का मान रख दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिख दिए के जगह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर हो गया। तो इनमें जो एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, तो इनमें जब बोर्ड परीक्षा में इनके मात्रक व बीमा बहुविकल्पीय के रूप में बहुत पूछा जाते हैं। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एप्सिलॉन नॉट की पूछे जाते हैं बीमा या मात्रक, तो हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा और मात्रक। तो ये हुआ कूलाम का नियम, इतना कूलाम का नियम उतार ले जाए, जैसे कि ले लो। फिर हम बताते हैं इनके बीमा और मात्रक। तो जैसे हम अब निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट के बीमा, एप्सिलॉन नॉट की पहले हम निकाल लें इनका मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो सबसे पहले सूत्र पता होना, तो सूत्र हमको पता ही है कि जो एप्सिलॉन नॉट का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर। हमें जिसका मान निकालना रहता है उसको एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ कर देते हैं। जैसे लिखा है इसे A बराबर 4/5 लिखा, 4/5, या तो यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है A, 5 बराबर 4/A, 4/A। तो जब हमें A का मान निकालना है तो अगर A इधर लेकर जा रहे हैं तो 5 उसके कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाता है, 5 चला जाता है बटे में। तो ठीक उसी प्रकार हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट इधर कर लेंगे तो जो चीज़ उसके गुणे में वो कहाँ चला जाएगा, उसका बटे में। देखो F था गुणे में तो चले जाएगा बटे में। यहाँ है Q1 फिर Q2 बटे FR स्क्वायर, FR स्क्वायर। अब हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर पता करना तो हमें इसका मात्रक पता होना चाहिए और इसका मात्रक पता होना चाहिए। तो जैसे हम निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो देखो ये हुआ 1/4 पाई, तो ये हुआ आंकिक मान। आंकिक मान मतलब संख्याएं, पाई का मान 22/7, 22/7। तो आंकिक मान का कोई मात्रक नहीं होता है। अब बचा क्या हमारा Q1, Q1 क्या, Q क्या है, आवेश, क्यों है आवेश। और इससे पहले हम बता चुके हैं कि आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। दूसरा Q2 भी क्या है आवेश, उसका मात्रक भी क्या हो जाएगा कूलाम, उसका मात्रक कूलाम। कूलाम को अगर प्रतीक से किससे लिख सकते हैं, C से लिख सकते हैं। इस कूलाम को प्रतीक से किससे लिख सकते हैं, C से लिखते हैं बटे F हुआ बल, F हुआ बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन लिखो हिंदी में चाहे लिख दो N से। R क्या हुई दूरी, और दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, लेकिन दूरी 2 बार है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। मीटर को अगर M से लिखना तो M से लिख सकते हो, तो मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम एप्सिलॉन नॉट के हुई बीमा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, आंकिक मान का कोई मात्रक होता नहीं, बता ही चुके हैं। कूलाम, कूलाम 2 बार है तो कूलाम 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 का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर ऐसे ही लिख ले, हिंदी में लिखो चाहे ना लिखो, बटे न्यूटन मीटर। तो कोई चीज़ बटे में होती है तो लगा देते हैं प्रति, ये हुआ प्रति लगा दो चाहे बटे लगा दो। यहाँ क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। इसके बाद हम पढ़े, इसके बाद एप्सिलॉन नॉट की बीमा देखा जाए, निकालो एप्सिलॉन नॉट की बीमा।
फार्मूला पता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो गया 1/4 पाई Q1 गुणे Q2 बटे FR स्क्वायर। अगर हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट की बीमा तो हमें इसकी बीमा बताना चाहिए। ये हुआ आंकिक मान, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। Q1 क्या हुआ, Q1 हुआ आवेश, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 गुणे Q2 बटे FR स्क्वायर। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की निकाल रहे हैं बीमा, आंकिक मान की कोई बीमा नहीं होती है। Q1 क्या हुआ आवेश, इससे पहले हम पढ़ा चुके जो आवेश की बीमा होती है वो होती है 80, आवेश की बीमा 80। दूसरा वाला भी क्या हुआ आवेश से हुआ, तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी 80। Q1 भी आवेश, Q2 भी आवेश, तो 80 बटे में F क्या हुआ बल, तो जो बल की बीमा होती है तो बल की बीमा होती है MLT-2। R क्या है दूरी, और दूरी की बीमा जो होती है L, लेकिन L 2 बार है तो L स्क्वायर हो गया। इनको इधर आगे कर लिया जाए, जैसे कि देखा जाए A 2 बार है, T भी 2 बार है, तो इसे लिख सकते हैं A का स्क्वायर T का स्क्वायर। हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, इसे पहले बता चुके हैं कि अगर कोई घात प्लस है नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो इनको हम नीचे लिखना नहीं चाहेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे। तो m अगर यहाँ प्लस में है तो m ऊपर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा माइनस। L यहाँ 1 बार और 2 बार, कुल मिलाकर टोटल 3 बार हो गया, तो T ऊपर L ऊपर जाएगा तो L कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। T माइनस का 2 बार ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 बार हो जाएगा। इधर इनको यहाँ पर लिख दे एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो देखा जाए सबसे पहले m को लिख देते हैं, m कितनी बार है माइनस का 1 बार है, गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि आधार समान है। तो अगर a यहाँ 2 बार है तो a, इसके बाद m लिखो, फिर लिख दो l अगर देखा जाए माइनस का 3 बार है, इसके बाद लिख दो t, यहाँ t 2 बार, तो टोटल t कितने बार हो गए तो 4 बार हो गए। a अगर देखा जाए बचा क्या a, तो a कितनी बार है 2 बार, तो ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई। ये एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया मात्रक। ये सब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, इनके मात्रक और बीमा। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनको हटा दे जाए। तो ये हो हमारे एप्सिलॉन नॉट बीमा। अब कूलाम का नियम भी हो गया, एप्सिलॉन नॉट में बीमा भी हो चुकी। अब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या है, अब हम बताने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्षेत्र, देखो विद्युत का मतलब होता है आवेश। आवेश क्षेत्र जैसे ऐसे पूछा जाए तुम्हारा क्षेत्र, तो तुम्हारा क्षेत्र जैसे हमारा क्षेत्र हुआ, तो हम क्या बताएंगे, हमारे आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक ये हमारी जान पहचान रहे वो हमारा क्षेत्र कहलाता है। तो वैसे ना आवेश के चारों ओर का, विद्युत का मतलब आवेश, तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि जो आवेश होता है तो उनमें आकर्षण व प्रतिकर्षण करने का गुण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखो, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके मतलब आवेश के
उसके प्रभाव का अनुभव का मतलब महसूस किया जाए वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये हुआ हमारा आवेश, ये आवेश प्लस का आवेश है, तो इनका एक क्षेत्र होगा कि इनका प्रभाव यहाँ तक देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा है कि इनके चारों तरफ क्या रहेगा, बराबर। जैसे ये है, ये तार है, तो तार में जैसे हम करंट लगाए तो करंट के आवेश के कारण ही करंट आता है। तो अब करंट जब इस तार में हम करंट लगाए तो ऐसा तो है नहीं कि तार में धारा बहे तो यहाँ तक करंट लगेगी और यहाँ तक, मतलब ऐसा तो है नहीं। चारों तरफ क्या होगा, बराबर। अगर इतनी दूरी पर इधर का करंट लग रहे है तो इतनी दूरी पर इधर भी करंट लगेगी। मतलब विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे माइनस आवेश है तो माइनस वाले का भी तो कुछ क्षेत्र होगा कि यहाँ तक इसके अनुभव किया जा सकेगा, यहाँ तक अनुभव किया जा सके, तो वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। मतलब इस हिसाब से परिभाषा लिख दो कि इसे कहता है तुम्हारा क्षेत्र, तो कहोगे हमारे आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक हमारी जान पहचान रहे, तो वैसे विद्युत क्षेत्र का मतलब आवेश का क्षेत्र। तो आवेश की जहाँ तक की जान पहचान रहे, मतलब उनका अनुभव रहे, मतलब उनको महसूस किया जाए, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अब जैसे कहीं पर जो आवेश जो है प्लस वाला आवेश हुआ तो इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण होता है। तो जब प्लस वाले आवेश होते हैं तो प्लस वाले आवेश में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा कहाँ होती है, बाहर की ओर, उनमें होती है बाहर की ओर। चूँकि देखो ऐसे सोचो, प्लस का मतलब क्या हो गया, कमज़ोर। प्लस का मतलब कमज़ोर, चूँकि उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये बताओ जो व्यक्ति कमज़ोर है वो किसी को खींच पाएगा, तो खींच नहीं पाएगा। ऋणात्मक ये कैसा है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक का मतलब पहले बता चुके हैं, Cl क्या हो गया था, माइनस। Cl हो गया था माइनस, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉनों में क्या हो गए थे, अधिकता। तो जो इलेक्ट्रॉनों में अधिकता हो जाएगा मतलब वो कैसा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो जो लोग मजबूत होते हैं वो क्या कर लेते हैं, दूसरे को अपनी ओर खींच लेते हैं। मतलब इनमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रहेगी वो कहाँ रहेगी, अंदर की ओर। मतलब ये जिसको भी खींचेगा वो किसको खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। तो ये हमारा हुआ विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो प्लस वाले में विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, बाहर की ओर, जबकि माइनस में कहाँ होती है, अंदर की ओर। क्योंकि माइनस वाले कैसे होते हैं, मजबूत, वो दूसरे को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र कब कम है, कब ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मतलब तीव्रता का मतलब वो कितने तेज, उसकी स्पीड क्या है। तीव्रता को हम लिखते हैं ई से, तीव्रता को ई से। तो जो ई होता है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर फार्मूला होता है F/Q0, F/Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। अगर फार्मूले से लिखना चाहो तो फार्मूले लिख सकते हो। बटे के लिए हमेशा लगाते हैं एकांक। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश, देखो लिख दो, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण उत्पन्न होती है, आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश
पर लगने वाले बल से नापते हैं। ऐसे तुम खुद ही सोचो कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र क्या है? जैसे विद्युत क्षेत्र हुआ तो हम बता रहे हैं उसका आकर्षण होता है, तो वो कब होता है, कब कब होता है ज़्यादा, तो उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या है? बल। मतलब अगर देखा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। मतलब कितनी तेज, जैसे ये आवेश हुआ तो ये कितनी तेज खींच रहा है, तो ये बल ही तो लग रहा है ना, तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने तो वहाँ पर हम देखेंगे उनके बीच बल कितना है, उनके बीच बल कितना। जैसे हमारा भी क्या है? एक द्रव्यमान, तो हमारे पास भी क्या है? आवेश। तो एक आवेश दूसरे आवेश खींचता है ना, जब करंट मारेगा तो करंट वहाँ भी आवेश है, यहाँ भी क्या है? आवेश। तो इनके बीच क्या है? कूलाम के नियम के अनुसार एक बल लगेगा, एक बल। तो उसी बल से हम क्या नापते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापनी है तो उनके बीच क्या निकालेंगे? बल निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमसे पूछा जाए मात्रक, इसका मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालना है तो हमें F का मात्रक पता होना चाहिए बटे Q का मात्रक पता होना चाहिए। F क्या है? बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्यों क्या हुआ? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ कुछ ये भी पूछा जाता है राशि कैसी होगी। देखो राशियाँ होती हैं दो, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। तो ये राशि होती है सदिश राशि। कैसे सदिश राशि हुई? देखो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशाओं का ज्ञान होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिनमें परिणाम का तो ज्ञान होता है पर दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, करंट लग रहा है, तो किस तरफ से लग रहा है, मतलब जैसे उसकी दिशा पता, जैसे उधर खींचे जा रहे हैं तो पता चलेगा कि तीव्रता किधर है? इधर। अगर हम जैसे यहाँ पर तीव्रता दिशा होती है कि नहीं, कि प्लस में बाहर की ओर होती है और माइनस में अंदर की ओर, मतलब इनमें दिशा भी होती है, साथ साथ में परिणाम भी पता होता है कि कब कम है कब ज़्यादा। तो उस आधार पर राशि कैसी हो गई? सदिश राशि। यहाँ पर हम भूल गए लिखें सदिश राशि। इसका मात्रक होता है न्यूटन और कूलाम। अगर यहाँ पूछी जाए बीमा तो इसको ऊपर लिखवाएंगे, इतना कर लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। बंद कर दियो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E का हम बीमा मात्रक बता चुके हैं। E बराबर होता है F बटे Q। F बटे Q, जीरो लिखो चाहे Q लिख दो। हम इस Q0 को ही कहते हैं धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश का अपना खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये एक प्रकार का परीक्षण आवेश है। मतलब यहाँ धन परीक्षण मतलब ये प्लस होता है, तो ये एक प्रकार का परीक्षण आवेश होता है, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। सभी आवेशों का अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है, या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता, वही क्या है? विद्युत क्षेत्र हुआ। ठीक, तो हम E का मात्रक निकलवा चुके हैं, अब हम निकलवा रहे हैं E की बीमा। E की बीमा, तो E की बीमा वही होगी जो F की होगी और Q की होगी। तो F की बीमा क्या होती है, इससे पहले हम एक वीडियो डाले हैं जिनमें हम बीमा के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि बीमा क्या होती है। क्योंकि अगर यहाँ पर बीमा नहीं, अगर बीमा शुद्ध से विस्तार से नहीं बढ़े तो याद करने में दिक्कत है, क्योंकि इतने भौतिक राशियाँ हैं और उनकी बीमा याद करना इतना आसान नहीं है। तो जैसे F हुआ तो F जो बल हुआ, तो बल की बीमा जो होती है वो होती है mL T-2। क्यों क्या हुआ? आवेश, और आवेश की बीमा होती है AT। आवेश की बीमा होती है AT। बटे में लिखा तो अच्छा लग नहीं रहा है, तो इसे लेकर चले जाएंगे ऊपर। अगर बीमा के बारे में पढ़ना तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पढ़े, तो बीमा के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हर चैप्टर में हम बीमा बताएंगे। अभी इसके बाद गाउस का नियम आएगा, चाहे जो नियम होगा तो उनमें मात्रक लिखा रहेगा, तो मात्रक की क्या निकालनी पड़ेगी? बीमा निकालनी पड़ेगी। तो इसे E की बीमा निकाल रहे हैं, तो M है ऊपर है तो ठीक है, L है T-2 है,
अगर कोई भी बीमा नीचे से ऊपर जा रही है तो प्लस में है, तो माइनस में है तो प्लस। जैसे ए प्लस में था तो ऊपर गया तो कैसा हो जाएगा, मतलब एक ही रहता ही है। टी प्लस में ऊपर गया तो टी माइनस का 1 हो जाएगा, टी माइनस 1। अब आराम से कर लो गुणा, एम हुआ तो हम लिख दिए एम, ये एम है। इसके बाद एल देखो, एल एक ही बार है, टी माइनस का 2 बार यहाँ, टी माइनस का 1 बार यहाँ, तो टी माइनस का 3 बार हो गया, ए माइनस का 1 बार हो गया, ए माइनस का 1 बार हो गया। ये हो गई ई की बीमा, ई की बीमा। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की बीमा, वैद्युत क्षेत्र की E बराबर F/Q। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पहले पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो आवेश होता है, तो आवेश कैसे होता है इस सब बारे में बता चुके हैं। तो आवेश किनके कारण आता है, आता है इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या आता है, आवेश आता है। तो जैसे हुआ इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत कह दो। परमाणु का परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। तो देखो, कोई भी तत्व हुआ तो परमाणुओं से मिलकर बना है, या कोई पदार्थ हुआ, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु में होते हैं नाभिक, परमाणु में होते हैं नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत इसमें यही लिखना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या सिद्धांत है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में। तो हम लिख सकते हैं किसी भी पदार्थ, ये थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि लगभग में चैप्टर जिसमें आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो ये थ्योरी आएगी जरूर। किसी पदार्थ का एक परमाणु होता है, किसी पदार्थ का एक परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक धनात्मक होता है, नाभिक धनात्मक होता है। मतलब यही सब इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इनकी बाहरी कक्षा में, इनकी बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में तथा इलेक्ट्रॉन इनकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाया करते हैं, बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं, लिख दो चाहे उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन है धनात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक, लिख दो इसे एक ही लेवल, प्रोटॉन धनात्मक, न्यूट्रॉन उदासीन, तथा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन स्थिर ऋणात्मक होता है
और जो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक, न्यूट्रॉन उदासीन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। जो नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या स्थिर होती है। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या स्थिर होते हैं, स्थिर होते तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाया करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में आवेश होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण तत्व लिख दो चाहे पदार्थ पर धनात्मक व ऋणात्मक आवेश आता है। हम बता चुके हैं किसी पदार्थ का धनावेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाना तथा ऋणावेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों में अधिकता हो जाना। तो ये सब इलेक्ट्रॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, सिद्धांत होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे ये हुआ क्या हुआ हमारा नाभिक, ये परमाणु, जिसे क्या कहते हैं परमाणु। परमाणु के अंदर ही बीच में होता है नाभिक। नाभिक में होते हैं हमारे प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी इन्हीं बाहरी कक्षाओं में क्या लगाया करते हैं, चक्कर लगाया करते हैं। तो यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत भी समझ रहे हैं। तो अब आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, लगभग में कन्फर्म है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है अच्छे व निरक्षीय तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छी स्थिति से अच्छी स्थिति कार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा निरक्षीय स्थिति कार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।